वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन जिसको हिंदी में गर्भ निरोधक कहा जाता है, ठीक है। हम बता चुके थे आप लोगों को कि गर्भ निरोधक के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दो विधियां उपयोग में लाई जाती है। दोनों विधियों में एक टेम्पोररी मेथड होता है और एक परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। एक होता है अस्थायी विधि, ठीक है, और दूसरा होता है अस्थायी विधि। अब इस टेम्पोररी मेथड के बारे में पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं कि टेम्पोररी मेथड क्या होता है, अर्थात जन्म नियंत्रण के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, गर्भ निरोधक कहते हैं। और गर्भ निरोधक के लिए दो विधि अपनाई जाती है, एक होता है अस्थायी विधि और दूसरा अस्थायी विधि, ठीक है, परमानेंट मेथड। अब आप लोग को ये बताया जा चुका था कि जो अस्थायी विधि होती है उसमें कौन कौन सी विधियाँ यूज में लाई जाती है, जिसमें रतिरोध विधि होता है, ठीक है, प्राकृतिक विधि होती है, रतिरोध सुरक्षित काल विधि होती है, मतलब बहुत सारी विधियों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया था। अब हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं अस्थायी विधि, ठीक है, परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड में क्या बताया जाता है बाबू कि जन्म नियंत्रण की वह विधियाँ जो हमेशा के लिए बर्थ कंट्रोल को रोक देती है, अर्थात जन्म के दर को रोक देती है। अस्थायी विधि के बारे में ये बताया जाता है कि जन्म नियंत्रण की वह विधि जो हमेशा के लिए बाध्यता को उत्पन्न कर देती है, बांझपन को उत्पन्न कर देती है, उसे अस्थायी विधि परमानेंट मेथड कहते हैं, ठीक है, परमानेंट मेथड। ये हो गया। अब ये बताया जाता है कि परमानेंट मेथड जो होता है इसे हम लोग सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। सर्जरी माने क्या होता है बाबू, तो ऑपरेशन, ठीक है, शल्य क्रिया, तो सर्जरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बताया जाता है कि ये जो सर्जरी होता है इसके लिए बहुत सारी विधियाँ उपयोग में लाई जाती है, जिसमें पहला होता है क्या बाबू, तो वासेक्टोमी किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जब शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी के द्वारा स्पर्म डक्ट को, शुक्राणु नलिका को बीच से काट कर दो जगहों पर बांध दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है नर नसबंदी, ठीक है, नर नसबंदी के नाम से जाना जाता है वासेक्टोमी। अब जो जैसे वासेक्टोमी क्या होता है तो यहाँ पे फिगर वाइज समझिए, ठीक है। जैसे हम बताए थे बाबू आप लोग को रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कि ये वृषण होता है, ठीक है, और इस वृषण के ऊपरी सिरे से ऐसे वृषण नलिका निकली होती है, ठीक है। तो शल्य क्रिया के द्वारा जब शुक्राणु जनन नलिका को बीच से काट कर दो जगह पर बांध दिया जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग वासेक्टोमी कहते हैं। दूसरा होता है बाबू कैस्टेशन को हिंदी में कहा जाता है बधियाकरण। अब बधियाकरण क्या होता है, तो बताया जाता है कि जब शल्य क्रिया द्वारा, ठीक है, इस वृषण को ही काट कर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब वृषण को, टेस्टिज को बॉडी से काट कर रिमूव कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कैस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी विधि। अब ये विधि अगर अपना लिया जाए तो हमेशा के लिए पुरुषों में बाध्यता जो होगी उत्पन्न हो जाएगी, बांझपन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन होता है बाबू, तीसरे कंडीशन में क्या बताया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी वह सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी वाला प्रक्रिया है जिसमें फैलोपियन नलिका को बीच से काट कर दो जगह पर बांध दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब का फिगर हम बना दें, ठीक है, तो
अब कह रहा है बाबू कि ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं, तो जब सर्जरी के द्वारा शल्य क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी को बीच से काट कर दो जगह पर बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया, इधर बांध दिया गया, बीच से काट दिया गया, ठीक है। फिर इधर भी बांध दिया गया, इधर भी बांध दिया गया और इसको बीच से काट दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो जब शल्य क्रिया द्वारा स्त्री के अंडवाहिनी को काट कर दो जगहों पर बांध दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, मादा नसबंदी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, मादा नसबंदी, ठीक है। ये हो गया। चौथा जो अस्थाई विधि है वह क्या होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओवेरिएक्टोमी, ओवेरिएक्टोमी। अब ओवेरिएक्टोमी क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया गया था जब रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो बताया गया था कि यहाँ पे अंडाशय होता है, ठीक है। अब जब शल्य क्रिया द्वारा इस अंडाशय को काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है, जब शल्य क्रिया द्वारा इस अंडाशय को काट कर बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, ओवेरिएक्टोमी, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रासेप्शन के परमानेंट मेथड, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के परमानेंट मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्शन के परमानेंट जो मेथड है ये हो गया क्या बाबू, तो 4 विधियां अपनाई जाती है। पहला हो गया वासेक्टोमी, दूसरा कैस्टेशन, तीसरा ट्यूबेक्टोमी और चौथा ओवेरिएक्टोमी, ठीक है। तो ये 4 विधियां अपनाई जाती है परमानेंट मेथड के रूप में, और इन चारों में से अगर कोई भी विधि अपना ली जाती है तो उस स्थिति में हमेशा के लिए बध्यकरण जो होगा, हमेशा के लिए जो बांझपन होगा वो विकसित हो जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर चाहे कि कोई दंपति संतान पैदा कर सके तो वह संभव नहीं है, ठीक है। अब उसमें दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ सकता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम लोग चलेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तरफ जो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, ठीक है। क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, और वो टॉपिक जो क्या है बाबू, तो वह टॉपिक है MTP, ठीक है, MTP, MTP का पूरा नाम क्या होता है बाबू, तो MTP को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है एबॉर्शन। इसे एबॉर्शन भी कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है बाबू गर्भपात, ठीक है। तो एबॉर्शन किसे कहते हैं, MTP किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि फीमेल के गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे शिशु को जन्म के पहले चिकित्सीय उपकरणों की सहायता से नष्ट करना, ठीक है। एक स्त्री के गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे शिशु को चिकित्सीय उपकरणों की सहायता से उसे जन्म के पहले नष्ट कर देना क्या कहलाता है, MTP कहलाता है या एबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो एबॉर्शन होता है कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं जो उस प्रेगनेंसी को नष्ट कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है मिसकैरेज, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है बाबू, मिसकैरेज कहा जाता है। और मिसकैरेज जो होता है वह नेचुरली एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी फीमेल में क्या होता है कि प्रेगनेंसी की क्रिया तो स्थापित होती है, अर्थात गर्भ जो है वह स्थापित होता है, लेकिन गर्भ के स्थापित होने के कुछ समय बाद, 2-4 हफ्ते बाद, 3-4 हफ्ते बाद या महीने बाद, या ऐसे भी होता है कि 3 महीने के बाद भी वह जो प्रेगनेंसी होता है वो ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता है। तो ऑटोमेटिक क्रैश होने का रीज़न क्या है, तो वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है उसे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है, तो प्रेगनेंसी के कंडीशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। ठीक है, इसका जो लेवल है बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान हाई होना चाहिए। ठीक है, और हाई कब रहेगा, तो जब आयरन की मात्रा ज़्यादा रहेगी बॉडी में। ठीक है, तो उस स्थिति में बताया जाता है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ तो ऑटोमेटिक मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिसकैरेज, ऑटोमेटिक गर्भपात हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर पपीता की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर पपीते का सेवन किया जाए तो उस स्थिति में ऑटोमेटिक मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या फूड प्रोडक्ट होते हैं जो इस प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है एमटीपी। ठीक है, नेचुरल एबॉर्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो एमटीपी के बारे में क्या बताया गया बाबू कि गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे शिशु को चिकित्सीय उपकरणों की सहायता से जन्म के पहले नष्ट करना एमटीपी कहलाता है। अगर एमटीपी कराया जाए तो बताया जाता है कि अपने भारत में एमटीपी जो है गैर कानूनी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर एमटीपी कराना लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है, तो वो स्थिति पर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो एमटीपी करा देते हैं। ठीक है, अगर एमटीपी कराना ही है तो कब कराया जाए ताकि एक फीमेल जो है सुरक्षित रह सके, तो बताया जाता है कि गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद, ठीक है, गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद, 12 सप्ताह बाद यानी 12 सप्ताह तक एमटीपी कराना सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अर्थात गर्भधारण के 12 सप्ताह के पहले अगर एमटीपी कराया जाए तो वह सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उस स्थिति में फीमेल को कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 12 सप्ताह के बाद अगर एमटीपी कराया जा रहा है तो वह उस फीमेल के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, रीज़न क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर 12 सप्ताह के बाद बच्चा जो है पूर्ण रूप से जुड़ चुका होता है, जटिलतापूर्वक गर्भाशय की दीवार से जुड़ चुका होता है, और उस स्थिति में अगर उसका एमटीपी कराया जाए तो हो सकता है कि कुछ हिस्सा एम्ब्रियो का, गर्भ का कुछ हिस्सा या बच्चे का कुछ हिस्सा गर्भाशय की दीवार से चिपका रह सकता है, और जब गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा कुछ हिस्सा तो वह स्थिति एक फीमेल के लिए काफ़ी डेंजर हो जाता है, इन्फेक्शन के कंडीशन बन जाते हैं और यूटेराइन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात यूटेरस में, गर्भाशय में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हाइपर ब्लीडिंग होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, हाइपर मिनोरिया के कंडीशन आ जाते हैं। तो ये सभी कंडीशन अप्लाई होते हैं कब, तो एमटीपी में। ठीक है, जो हमारे देश में गैर कानूनी है। तो एमटीपी के बारे में हम यहाँ पे बताएं, एमटीपी क्या है बाबू, तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे शिशु को चिकित्सीय उपकरणों की सहायता से जन्म के पहले मार देना एमटीपी कहलाता है। और जब वही एमटीपी जो है, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, कभी कभी नेचुरली हो जाता है, जेनेटिक भी कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो एमटीपी जब ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जब एबॉर्शन हो जाता है तो उसको मिसकैरेज कहते हैं। और मिसकैरेज के कंडीशन हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपर वेट उठाया गया, हेवी वेट उठाया जाए, तो उस स्थिति में बॉडी के इंटरनल हिस्से में दबाव बनता है, और इंटरनल हिस्से में दबाव बनने के वजह से यूटेरस के ऊपर दबाव बढ़ता है, और यूटेरस से जुड़ा हुआ जो एम्ब्रियो होता है ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है, जिसको मिसकैरेज कहते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, केमिकल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ फूड इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसके वजह से ऑटोमेटिक मिसकैरेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखें क्या बाबू, एमटीपी। और ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।